हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आरएस एकेडमी। आई एम योर मेंटर उत्सव तिवारी और आज का जो लेक्चर होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा बैकग्राउंड आपको कलरफुल दिख रहा होगा, बट एक कंप्लेन स्टूडेंट्स की रहती है कि ये जो कलरफुल बैकग्राउंड है कई बार ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है जब भी हम ये चैप्टर का नाम सुनते हैं, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। राइट, तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बट बिलीव मी, ये जो पीवाईक्यू लेक्चर है हमारा, उसमें आज हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। और इस लेक्चर के अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, है ना। तो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, और उसका पीवाईक्यू सेशन। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेगमेंट। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे ही, साथ में हम शॉर्ट आंसर टाइप को भी देखेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप्स को भी देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी वो सबसे ज्यादा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2018 में आया हुआ है, 2023 में भी आया था। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन से न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था, इसको हमें देखना है। बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और दो न्यूज़पेपर इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा केसरी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो केसरी होगा। केसरी न्यूज़पेपर है। ये जो केसरी न्यूज़पेपर था बच्चों, ये कौन सी लैंग्वेज में था? ये मराठी लैंग्वेज में था। कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में था। और इनका जो दूसरा न्यूज़पेपर था, दैट इज मराठा। मराठा न्यूज़पेपर, ये किस लैंग्वेज में था? ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो दोनों ही चीजों को आप ध्यान रखिएगा बच्चों। मराठी और इंग्लिश दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और दोनों अपोजिट थे। जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था और जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दैट इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पर्टिकुलर पेंटर। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होगे और इस पिक्चर से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसका पेंटर कौन था। ठीक है, तो आप ये पिक्चर देख पा रहे होगे। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, जितनी भी पिक्चर्स हैं आपको सारी देख के जानी है, जो राजा रवि वर्मा ने बनाया था एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अवनिंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा एंड सामन दास गुप्ता, यह चार लिखे हुए हैं। बट बेसिकली है क्या, ये जो पिक्चर बनाई थी, ये बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, तो वहां पे मेनली जो एक पेंटर का नाम आता है वो राजा रवि वर्मा का नाम आता है। एंड राजा रवि वर्मा इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये पिक्चर जो है उन्हीं की बनाई हुई है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अवनेन्द्र नाथ टैगोर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें लेटर हाफ में अवनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में बताया, जिन्होंने किसकी पेंटिंग बनाई थी? भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। भारत माता की पेंटिंग बनाई थी बच्चों। ठीक है, भारत माता को एस्थेटिक फिगर भी दिखाया था इन्होंने, है ना। तो अवनेन्द्र नाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं करना है राजा रवि वर्मा और अवनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं इवेंट्स, इनको हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। देख लेते हैं। प्रिंट क्रिएटेड प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें प्रिंट कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जो मार्टिन लूथर की राइटिंग थी, उसने क्या किया था? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को स्टार्ट किया था। उनकी बुक थी 95 थीसिस, आप सबको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा मनाशियो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। जो मनाशियो था, मिलर था, कहाँ से था? इटली से था, है ना। इसने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट किया था, बाद में इसको चर्च ने एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, रिलीजियस फेनेटिज्म के नाम पे। जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, है ना। ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को क्या किया था? इन्वेंट किया था। तो जो सबसे पहला इवेंट इसमें से हुआ था बच्चों, वो हुआ था जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, है ना। फोर्थ, यहाँ पे दो जगह पे फोर्थ है, सी में भी फोर्थ है और डी में भी फोर्थ है। अब इसके बाद थर्ड लिखा है और सेकंड लिखा है, इसका मतलब या तो थर्ड होगा या तो सेकंड होगा, दोनों को मैच करके देख लेते हैं। जॉन एंड गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, और सेकंड और थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद जो होगा लिखा हुआ है यहाँ पे मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, है ना। तो 4231, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4231 हो जाएगा, है ना। तो आप कैसे कोड बेसिस पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सारी डेट्स नहीं पता है तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि आप सबको पता है कि सबसे पहले जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होगा तब तो बाद में सारी चीजें होंगी। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद मार्टिन लूथर ने क्या किया?
प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया आफ्टर राइटिंग 95 थीसिस इन 1517। उसके बाद मनेशियो ने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया, बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और लास्ट में 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है उसका इम्पैक्ट, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके, जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आएगा तब तक बाकी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी आंसर था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उनको देख के बच्चे डर जाते हैं, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही इजी होगा उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है हु वाज कीटागावा उटामारो, है ना। कीटागावा उटामारो कौन थे? क्या ये जापानीज आर्टिस्ट थे? क्या ये इंडियन आर्टिस्ट थे? क्या ये कोरियन आर्टिस्ट थे? क्या ये चाइनीज आर्टिस्ट थे? कीटागावा उटामारो का नाम कहाँ मिलता है हमें? हमें एनसीईआरटी में मिलता है। ये पेंटिंग बहुत फेमस है ना। इस पेंटिंग को क्या कहते हैं बच्चों? इस पेंटिंग को कहते हैं उकियो पेंटिंग। क्या कहते हैं? उकियो पेंटिंग। अब उकियो का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड। अब पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड से क्या मतलब है सर? पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड से ये मतलब है बच्चों कि जो ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते थे उनको डिपिक्ट किया जाता था। किसको? ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को डिपिक्ट किया जाता था उकियो से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा उकियो पेंटिंग कहाँ बनाई जाती थी? उकियो पेंटिंग बनाई जाती थी जापान में, ठीक है। तो कीटागावा उटामारो कहाँ से हो गए? वो हो गए जापान से। तो ही वाज अ जापानीज आर्टिस्ट। कहाँ से थे ये? जापान से थे, और जापानीज आर्टिस्ट थे। कोरियन और चाइनीज में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज कोरियन हो, चाइनीज हो या फिर जापानीज हो, देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, बट इनका जो वर्क फॉर्म था, जो आर्ट फॉर्म था, वो अलग अलग है, क्योंकि चाइनीज बुक्स भी बताई हुई हैं, कोरियन बुक्स भी बताई हुई हैं, और जापानीज बुक्स भी बताई हुई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये आपका उकियो हो गया, है ना। एक जनरल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एक सीनरी दिखाई जा रही है। इस पर्टिकुलर माउंटेन को आप पहचानते होगे। कैसे पहचान रहे हो? मैं पहचान रहा हूँ कि यह है माउंट फीजी। क्या है? माउंट फूजियामा, ठीक है। कई सारे बच्चे जो कार्टून वगैरह, डोरेमोन वगैरह देखते हैं, उसमें ये कई बार, है ना, प्रीडोमिनेंटली डिपिक्ट किया जा चुका है ना। एक ही माउंटेन है जापान में, और ये एक वोल्केनो भी रहा है ना, प्रीवियसली। तो इसको हम कहते हैं माउंट फीजी या माउंट फूजियामा, ठीक है बच्चों। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Which one of the following personalities did not play a role in women's in print culture और women in print culture? ठीक है, किसने वुमेन इन प्रिंट कल्चर में रोल प्ले नहीं किया है, या प्रिंट कल्चर चल रहा था, या वुमेन रिफॉर्मेशन या सोसाइटल रिफॉर्मेशन चल रहा था, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया है? तो कैलाश भाषणी देवी, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें बताया था किस तरह से वुमेन्स इम्प्रेजेंट फील करती हैं अपने आप को, अपने घर में ही इम्प्रेजेंट फील करती हैं, ठीक है। वुमेन्स की कंडीशन किस तरह की थी? वुमेन की कंडीशन कंटिन्यूसली डिटेरिएट हो रही थी उस टाइम पीरियड पे, तो उसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो वुमेन्स के लिए उन्होंने काम किया है प्रिंट में। उसके बाद है रश सुंदरी देवी, इनकी तो एक बहुत फेमस बुक है, दैट इज अमार जीवन। क्या है? अमार जीवन। अब बहुत लोग इसको अमर जीवन पढ़ते हैं, अमर नहीं है, अमार जीवन है, ठीक है। बांग्ला जो है भाषा, वहां से लिया गया है ना, बांग्ला भाषा से। तो अमार जीवन, अमार जीवन। उसके बाद ताराबाई शिंदे, इनकी भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, स्त्री पुरुष तुलना। क्या है? स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। तो जो स्त्री पुरुष तुलना, ये किसकी बुक है? ये ताराबाई शिंदे की बुक है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो तीनों ने काम किया है, रानी देवी का नाम वहां पे नहीं आता, इसलिए रानी देवी इसका राइट आंसर होगा। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि नॉट वहां पे दिखता ही नहीं है, दिखता भी है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा पूछा क्या हुआ है, नॉट पूछा हुआ है या इंक्लूडेड पूछा हुआ है। नॉट को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे लिखा है एनी थ्री, तो एनी थ्री ही करिए, है ना। अभी मैं रिसेंटली कॉपी चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखा लिखा हुआ था कि इन द फॉलोइंग सेगमेंट आपको कोई 3 लोकेशंस मार्क करनी है, और दी कितनी थी लोकेशन? 4 लोकेशन दी हुई थी, और बच्चों ने चारों मार्क कर दी, इसका मतलब उनको एनी थ्री दिखा ही नहीं। तो इंस्ट्रक्शंस को रिलीजियसली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, राइट। तो इस तरह से रानी देवी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट वाज कॉमन बिटवीन राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड ईवी रामास्वामी नायकर? कास्ट सिस्टम को लेकर उन्होंने बहुत काम किया, बी आर अम्बेडकर ने भी और ईवी रामास्वामी नायकर ने भी। देख लेते हैं। रोट ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, पहला ही आंसर सही है आपका। हाईलाइटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, वुमेन्स के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट नहीं किया था, जो पहले हमने स्लाइड देखा था उसमें उन्होंने वुमेन्स के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट किया था। रेज अवेयरनेस अबाउट कल्चरल हेरिटेज, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। मोटिवेटेड इंडियंस फॉर देयर नेशनल फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम से भी इनका कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ कास्ट सिस्टम और कास्ट रिफॉर्मेशन के लिए बात करते थे। कौन? बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर। तो ईवी रामास्वामी नायकर तो कहां से थे? आपके साउथ इंडिया से थे, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वेलम इज प्रिंटिंग ऑन पाम लीव्स, प्रिंटिंग ऑन पेपर, अ पार्चमेंट मेड ऑफ स्किन ऑफ एनिमल, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ, ठीक है। अब वेलम क्या है? ये देखिए, ये वेलम बना हुआ है,
ठीक है, ये वेलम की पिक्चर है। तो वेलम बेसिकली क्या होता है, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल। तो पहले क्या होता था प्रिंट कल्चर के टाइम पे, या जब प्रिंटिंग करी जाती थी इनिशियल लेवल पे बच्चों, तो वो किस पे करी जाती थी, वो एनिमल की स्किन करी जाती थी। किस करी जाती थी, एनिमल की स्किन पे करी जाती थी। अब एनिमल की स्किन पे क्यों, क्योंकि जो रॉयल क्लास है, जो एलीट क्लास है, जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है ना, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए किस पे करा जाता था, वेलम पे करा जाता था। और वेलम क्या होता है, वेलम होता है एनिमल स्किन, है ना, एक ऐसा पार्चमेंट, एक ऐसा पेपर जो किससे बनाया हुआ है, एनिमल स्किन से बनाया हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, पुरानी मूवीज में एक स्क्रोल आता था जो राजा के नाम पे आता था, ठीक है, और वो मैसेंजर आके पहले स्क्रोल को खोलता था और फिर पढ़ता था कि ढोलकपुर के राजा के लिए ये संदेश आया है। ठीक है, तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होगे मैंने कहाँ से इसका रेफरेंस लिया है। तो ये एनिमल स्किन है, क्या है, एनिमल स्किन, जिसके ऊपर टेक्स्ट को लिखा जाता था। और ये किसके लिए होता था, एलीट क्लास लोगों के लिए, है ना, जो किंग होते थे उनके लिए होता था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे हम मूव करते हैं। Which one of the following aspect was common among the writing of कैलाश भाषणी देवी, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई, है ना, ये सब क्या थे, ये वुमेन्स रिफॉर्मिस्ट थे। ठीक है, वुमेन्स एमेंसिपेशन के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, वुमेन्स की कंडीशन को स्ट्रेंथन किया था, ठीक है, इंडिया में। अब देख लेते हैं, डिमांडेड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर मासेस, ऐसा कुछ भी नहीं था, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए नहीं था। हाईलाइटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, ठीक है, हाईलाइट किया था एक्सपीरियंसेस को। रेज अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज, दिस इज नॉट लाइक दैट। मोटिवेटेड इंडियन फॉर द नेशनल स्ट्रगल, इसमें जो राइट आंसर है दैट इज बी, हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन्स, है ना, वुमेन्स के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको इन्होंने क्या किया था, हाईलाइट किया था बच्चों। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हु ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक टू इटली ड्यूरिंग 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसको कौन लेकर के पहुंचा था, कहां लेकर के पहुंचा था, इसको हमें देखना है। अब बेसिकली हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गए हैं, किसमें आ गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है यहाँ पे वो आता है मार्को पोलो का, किसका आता है, मार्को पोलो को। ठीक है, तो जो मार्को पोलो थे बच्चों, ही वॉज अ ट्रेवलर, कैसे ट्रेवलर थे, यूरोपियन ट्रेवलर थे, एंड ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू रीच चाइना। पहले यूरोपियन ट्रेवलर थे बच्चों जो कहां पहुंचे थे, चाइना में पहुंचे थे। समझ आ गई बात। और चाइना से ये क्या लेकर के वापस गए, चाइना से ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को वापस लेकर के गए, जिससे प्रिंटिंग ईजी हो गई कहां पे, यूरोप में। ये आप पोर्ट्रे देख पा रहे होगे, पिक्चर देख पा रहे होगे, ये किसका है, मार्को पोलो का है। ठीक है, तो मार्को पोलो ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कहां लेकर के गए, ये लेकर के गए इटली तक। ठीक है, और मैं कहूँ या तो यूरोप में इन्होंने उसको स्प्रेड किया। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती क्या है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अभी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेम द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय ग्यूटेनबर्ग। तो जो जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था। पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करा गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ग्यूटेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, और ग्यूटेनबर्ग ने क्या किया था, ग्यूटेनबर्ग ने सबसे पहली बार किसको प्रिंट किया था, पूछा हुआ ना, फर्स्ट बुक प्रिंटेड, पहली कौन सी बुक प्रिंट करी थी, तो उन्होंने बाइबल को प्रिंट किया था। किसको प्रिंट किया था, बाइबल को प्रिंट किया था बच्चों। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 180 कॉपीज, 180 कॉपीज विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, जो उस हिसाब से या उस टाइम के हिसाब से बहुत अर्ली था, है ना, क्या था, बहुत अर्ली था। 180 कॉपीज बनाना विद इन 3 ईयर्स उस टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी कर लिया था, है ना, इस पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस ने। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया था, जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग ने। ये देखिए बाइबल है, ये किसकी बाइबल है, जॉन एंड ग्यूटेनबर्ग की। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चराइजेशन इसलिए रखा है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, ताकि आप इजिली इसको क्या कर पाओ, समझ पाओ, ग्रास कर पाओ, है ना, ताकि आप इसको लंबे समय तक रिटेन कर पाओ, है ना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। नेम द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 AD विथ वुड कट इलस्ट्रेशन, और विच कंट्री प्रिंटेड द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा इन 1868। तो दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर मिल जाएगा इसमें। लिखा हुआ है डायमंड सूत्रा वॉज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 AD विथ वुड कट इलस्ट्रेशंस। तो बेसिकली जो पहली बुक थी, है ना, या मैं कहूँ ओल्डेस्ट बुक जो है जापान की जो प्रिंट करी गई, दैट वाज डायमंड सूत्रा, है ना। ये किस नेचर की थी, ये बुद्धिस्ट नेचर की थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे डायमंड सूत्रा। ठीक है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है। इसका मतलब जो बुद्धिस्ट या मैं कहूँ जो डायमंड सूत्रा थी वो किसके ऊपर लिखी गई थी, वो बुद्धिज्म के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू गेट द पॉइंट। ये था डायमंड सूत्रा। अब आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे, कितनी चीजें, तीन चीजें, है ना। प्रिंट स्टार्ट हुआ चाइना से, फिर पहुंचा जापान में, और जापान के बाद प्रिंट कहाँ पहुंचा बच्चों, तो जापान के बाद बच्चों प्रिंट पहुंचता है आपका कोरिया में, है ना।
तो चाइना में कौन सी बुक लिखी गई? तो अकॉर्डियन बुक लिखी गई। जापान में कौन सी बुक लिखी गई? तो जापान में डायमंड सूत्रा लिखी गई। और कोरिया में कौन सी बुक लिखी गई? तो कोरिया में जिग्जी और एक और थी त्रिपिटकास, वो लिखे गए थे। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ठीक है, जिग्जी है और उसी के साथ साथ यहाँ पे अकॉर्डियन बुक है। ये कौन सा है? ये जिग्जी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिग्जी, और जिग्जी के साथ साथ आपको त्रिपिटकास को भी ध्यान रखना है। त्रिपिटकास को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपका कौन सा हो गया? अकॉर्डियन बुक हो गया। क्या हो गया? अकॉर्डियन बुक। ये आप देख पा रहे हो कि जिगजैग तरीके से इसको फोल्ड करके बनाया हुआ है। क्यों इसको ऐसा फोल्ड किया जाता है? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो इंक डिप करके इसको पेस्ट करी जाती थी, वो पीछे भी क्या आ जाती थी, उसका इफेक्ट पीछे भी आ जाता था, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो इसके पीछे वाले पेपर में भी इसका प्रिंट हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए ऐसी बुक डेवलप करी गई कि पीछे का उसमें क्या किया जाए, उस पीछे का दिखे ही ना, है ना। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो आपकी बुक है ये अकॉर्डियन बुक है। समझ में आ गई बात? तो जिग्जी हो गई, कहाँ की थी? कोरिया की थी। और ये अकॉर्डियन बुक चाइना की थी। तो तीनों बुक आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में आ सकता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाई हैड इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इंग्लिशमैन क्यों चाहते थे कि वर्नाकुलर प्रेस को बंद कर दिया जाए? एक्ट नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस है ना। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो वर्नाकुलर प्रेस है वो बंद हो जाए। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्नाकुलर प्रेस का मतलब क्या होता है, या वर्नाकुलर मतलब क्या होता है। तो वर्नाकुलर का मतलब होता है योर नेटिव लैंग्वेज, योर लोकल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल मैं रीवा का हूँ, ठीक है, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज क्या है, मेरी वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है? बघेली है, ठीक है। वो मे भी केरला के लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से जो इंडिया में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस चलती थी उसमें प्रिंट किए जाते थे। कई सारे ऐसे प्रिंट्स होते थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होते थे, जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में होते थे, है ना। ब्रिटिश राज को क्या करते थे? डिमीन करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कोई भी, या उनके अगेंस्ट में कोई भी चीजें लिखी जाए, उनके अगेंस्ट में नेगेटिव चीजें ना लिखी जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए वो चाहते थे कि जो वर्नाकुलर प्रेस है इसको क्या कर दिया जाए? क्लैंप डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, है ना। क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। वर्नाकुलर लैंग्वेज को पढ़ कौन पाएगा? जो लोकल लोग हैं, है ना। इस तरह से क्या हो रहा था? नेशनल मूवमेंट हमारा स्ट्रेंथन हो रहा था, स्ट्रांग हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं आंसर। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिकम असर्टिवली नेशनलिस्ट। जो वर्नाकुलर प्रेस थे वो नेशनलिस्ट हो चुके थे। दस टू कंट्रोल देम एनरेज्ड Englishmen demanded a clamp down on the native press and vernacular press act of 1878 was passed। ठीक है। अब क्योंकि नेशनलिस्ट टेंडेंसी और ज्यादा स्ट्रेंथन ना हो पाए, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो काफी ज्यादा गुस्से में थे, नाराज थे ऐसे वर्नाकुलर प्रेस से, ऐसे नेशनलिस्ट वर्नाकुलर प्रेस से, उन्होंने क्या पास कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। कब पास कर दिया? 1878 में, लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है। और सारे वर्नाकुलर प्रेस पे रोक लगा दी गई बच्चों। इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया गया था? इम्प्रिजन कर दिया गया था, एग्जाइल में भेज दिया गया था, है ना। क्योंकि उनके दो न्यूज़पेपर थे, केसरी मराठा, दोनों में वो खूब लिखा करते थे किसके बारे में? ब्रिटिशर्स के नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया करते थे, ठीक है बच्चों। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाई डिड मार्टिन लूथर से दैट प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन? है ना। मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट था दैट प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। जो प्रिंटिंग है, ये जो प्रिंट है, ये क्या है? अल्टीमेट गिफ्ट है, किसका? गॉड का। अब ऐसा क्यों बोला मार्टिन लूथर ने? तो मार्टिन लूथर बेसिकली रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थे बच्चों। कहाँ पे? ये थे यूरोप में, है ना। इन्होंने ऐसा क्या किया था? इन्होंने बेसिकली अपनी एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। इनके जो भी थॉट्स, इनके जो भी आइडियाज थे, है ना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रोमन कैथोलिक ऑफ एट दैट टाइम। उन्होंने क्या किया था? अपनी एक बुक लिखी, 95 थीसिस, 1517 में। और उस बुक में जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं रोमन कैथोलिक चर्च की, उसको क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया कि ये चीज़ें सही नहीं है, है ना। और इन चीज़ों को क्या कर दिया गया? इन चीज़ों को स्प्रेड कर दिया गया पूरे यूरोप में। और जब इन चीज़ों को पूरे यूरोप में स्प्रेड कर दिया गया तो बहुत से लोग मार्टिन लूथर के फेवर में आ गए, मार्टिन लूथर को पसंद करने लगे कि जो मार्टिन लूथर बोल रहा है वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और ये सिर्फ पॉसिबल क्यों हो पाया? प्रिंट की वजह से। किसकी वजह से? प्रिंट की वजह से, है ना। और 95 थीसिस जैसे ही पब्लिश होती है तो बहुत बड़ा एक डिबेट और डिस्कशन का इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बाइफिकेशन देखने को मिलेगा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब विद इन क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के अंदर ही क्या स्टार्ट हो जाता है? रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो रोमन कैथोलिक अलग हो जाते हैं और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन अलग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको दो फैक्शंस देखने को मिलेंगे विद इन द क्रिश्चियनिटी, रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये किसकी वजह से हुआ? मार्टिन लूथर किंग की वजह से हुआ, ठीक है। और मार्टिन लूथर ने अपनी एक बुक लिखी थी जो है 95 थीसिस। ये देखिए 95 थीसिस है।
आंसर देख लेते क्या लिखा है। मार्टिन लूथर रियलाइज द एसेंस ऑफ प्रिंटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप। यूरोप में जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे इन्होंने नीड समझी कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रिंट, क्योंकि अगर प्रिंट होगा ही नहीं तो ये लिखेंगे कैसे, और जब तक प्रिंट नहीं होगा तो वो आइडियाज को स्प्रेड नहीं कर सकता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। ही रोट 95 थीसिस, इन्होंने क्या लिखा, अपनी बहुत फेमस बुक लिखी 95 थीसिस। कब लिखी थी, 1517 में लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। इन विच ही क्रिटिसाइज द प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जहां पे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया था, एंड दैट बिकम अ मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, है ना। हिज राइटिंग बिकम पॉपुलर एंड हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया बच्चों, ठीक है, क्या स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। दैट इज द रीजन ही सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। इसलिए इन्होंने क्या बोला, इसलिए उन्होंने बोला प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, है ना, हिस्ट्री में, जो पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट था किसका, तो ये था किसका, मार्टिन लूथर का। एक और स्टेटमेंट है मर्सियर का, है ना, उसने क्या बोला था, उसने बोला था ट्रेम्बल देयरफॉर द टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ये भी उसने बोला था, किसने, मर्सियर ने बोला था, ठीक है। लुई सेबेस्टियन मर्सियर फ्रांस का था, नोवेलिस्ट था, उसका ये फेमस स्टेटमेंट है। उसी तरह से ड्यूक मैटरनिक ने भी बोला था, क्या बोला था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, मर्सियर का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है एग्जामिन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में 1, 2 एंड 3, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली ऐसे करके 3 सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, और उसमें इसका आंसर कंसाइज कर दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हो, वहीं से मैंने भी पॉइंट्स लिए हुए हैं। पूछा हुआ है कि प्रिंट कल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो देख लेते हैं। प्रिंट कल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल अवेयरनेस, है ना, जितने पैम्फलेट्स, जितने बुक्स, जितने फिलोसफिकल आइडियाज लिखे जाते थे, उसकी वजह से लोगों के अंदर क्या आया, लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। यूनिटी एंड प्रोपेगेंडा डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब फैलाना, ठीक है। तो जो यूनिटी थी, जो प्रोपेगेंडा था, ठीक है, अगेंस्ट द किंग लुइस 16, उसको स्प्रेड किया गया थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रिंट, है ना। पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर स्प्रेड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज अमंग द मासेस, फ्यूलिंग डिसकंटेंट विथ द मोनार्की। यहाँ पे क्या हुआ, जो पैम्फलेट्स लिखे जाते थे, जो न्यूज़पेपर लिखे जाते थे, है ना, और जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनको स्प्रेड किया गया। आपने पढ़ा होगा, एवेसियस ने लिखा था ना थर्ड स्टेट के बारे में पैम्फलेट। तो इस तरह से पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर के थ्रू रेवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड किया जाता, जिससे लोगों के अंदर रैशनैलिटी आती थी, लोग प्रोवोक होते थे, है ना, और लोगों के अंदर डिसकंटेंट आता था, ये जो राजा कर रहा है वो गलत कर रहा है और हमें इसको स्टॉप करना है। आगे लिखा हुआ है, प्रिंट enabled the rapid spread of revolutionary principles, fostering a sense of national identity। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी की भावना जागृत हुई, ठीक है, कि हमें अपना खुद का एक नेशन बनाना है और राजा को साइड करना है। और कलेक्टिव एक्शन, है ना, और वो कैसे, नेशनल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होगी, थ्रू कलेक्टिव एक्शन, थ्रू रेवोल्यूशन। कैरिकेचर एंड मॉकरी ऑफ रॉयल सिंबल्स हेल्प शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर रेवोल्यूशनरी कॉजेस। अब क्या किया गया, कई सारे कैरिकेचर्स बनाए गए। कैरिकेचर्स आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में किनारे पे, साइड पे, कॉर्नर पे कुछ कार्टून्स बनाए होते हैं, ठीक है, जो सटैरिकल कार्टून होते हैं। कैसे कार्टून होते हैं बच्चों, सटैरिकल कार्टून होते हैं, है ना, जो सटायर कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे एंड ऑल, है ना। तो इस तरह के कैरिकेचर्स बनाए गए, जो रॉयल सिंबल था उनकी मॉकरी करी गई, उनका मजाक उड़ाया गया। इससे ये प्रूव हो गया कि जो रॉयल सिंबल है, जो किंग है, अब उसकी पावर क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है ना। और जब ये सब सारी चीजें हुई तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ये प्रिंट ने कैसा काम किया, कैटलिस्ट की तरह काम किया। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा होगा ना, वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये जो रेवोल्यूशन का एक रिएक्शन था, ये जो रेवोल्यूशन था, इसको फास्ट किसने कर दिया, प्रिंट ने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो हमारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे इंडिया में, उसमें प्रिंट का क्या रोल था, देख लेते हैं। प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रिलीजियस रिफॉर्म्स बाय फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। यहाँ पे भी क्या हुआ, जितने पैम्फलेट्स, बुक्स लिखी जाती थी न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स के थ्रू, है ना, उसने क्या किया, उसने आइडियाज को स्प्रेड किया, है ना, थ्रू टेक्स्ट एंड ऑल। और ये जो प्रिंटेड मटेरियल्स थे, पैम्फलेट्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड ऑल, है ना, ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते थे। कहाँ तक पहुंचते थे, वाइडर ऑडियंस तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कवर करते, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सकते थे। और जो पढ़ नहीं सकते थे उनको पढ़ के सुनाया जाता था कि ऐसा ऐसा लिखा गया है रिलीजियस रिफॉर्मर्स के थ्रू, ठीक है। और जो भी उनके लिबरल आइडियाज थे, रैशनल आइडियाज थे, उनको लोगों के अंदर क्या किया जाता था, इनग्रेन किया जाता था।
लिखा इट फॉस्टर्स डिस्कशन डिबेट्स ऑन सोशल एंड रिलीजियस इशूज, जिसकी वजह से सोशल और रिलीजियस इश्यूज के ऊपर क्या स्टार्ट हो गए, डिस्कशन और डिबेट स्टार्ट हो गए कि अगर हम ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं सती प्रथा, तो इसका आउटकम क्या है, क्या ये रैशनल है, क्या ये लिबरल है, ये जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो वापस से रीवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया, डिस्कशन डिबेट्स स्टार्ट हो गए। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राजा राम मोहन रॉय, एंड दयानंद सरस्वती टू चैलेंज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो जो दयानंद सरस्वती हैं और राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया बच्चों। ठीक है, एंड एडवोकेटेड फॉर सोशल चेंज, और सोशल चेंज के लिए एडवोकेट किया। ठीक है, कि जो सोशल चेंज है वो आना चाहिए। कब तक आप सती सिस्टम को प्रैक्टिस करोगे, कब तक आप विडोज को मार डालोगे, है ना, कब तक आप विडो रिमैरिज नहीं करोगे। उसके लिए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रैक्टिस किया था, एफर्ट किया था। ठीक है, एंड प्रमोट रैशनैलिटी लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ मूवमेंट्स लाइक ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज। तो ब्रह्मो समाज बना, कब बना था, 1928 में बना था, और 1875 में क्या बन गया था, आर्य समाज बन गया था। किसने बनाया था, दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज किसने बनाया था, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, ताकि रैशनैलिटी को स्प्रेड किया जा सके, लिबरलिज्म को स्प्रेड किया जा सके, है ना, लोग रैशनल हो, मॉडर्न हो बाय देयर थॉट प्रोसेस। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। इसको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, किसको, राजा राम मोहन रॉय को। तो इन सारे एफर्ट्स के थ्रू, ये सब एफर्ट्स क्यों हुए, क्योंकि प्रिंट कल्चर आ चुका था, है ना। प्रिंट ना होता तो ये लिख ना पाते, जब लिख ना पाते तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच ना पाती, और रिलीजियस रिफॉर्म ना हो पाता। इन्हीं की वजह से, किसकी वजह से, राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से ही सती सिस्टम एबॉलिश हुआ था। एबॉलिश किसने किया था, विलियम बेंटिक ने, एंटी सती एक्ट ऑफ 1829। कौन सा, एंटी सती एक्ट ऑफ 1829। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप में आ गए हैं, किसमें आ गए बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप में आ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इससे आपका ऑलमोस्ट पूरा जो चैप्टर वो रिवाइज हो जाएगा। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन चाइना फ्रॉम इट्स अर्ली बिगनिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक इन लेट 19th सेंचुरी। है ना, हमें पूरा क्या एक्सप्लेन करना है, इवोल्यूशन ऑफ प्रिंट को एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ प्रिंट। ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, क्या है, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो चाइना से शुरू हुई और आज मॉडर्न डे तक हम पहुंच गए हैं, उसका पूरा इवोल्यूशन करना है ना, इवोल्यूशन बताना है। ये कितने मार्क्स में है, 5 मार्क्स में है, तो 5 से 6 पॉइंट्स होने चाहिए। कैसे बताएंगे आप देख लेते हैं। ये वो वाला प्रिंट है जिसकी मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है, जो ग्यूटेनबर्ग ने क्या किया था, डेवलप किया था। ये प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप किया था, ग्यूटेनबर्ग ने किया था। देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास में है। सबसे पहला आप जो डिस्कस करोगे इस चैप्टर में, या सॉरी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो क्या डिस्कस करोगे, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, है ना। पहले आप बताओगे हाथ से प्रिंट होता था, कैसे होता था, हाथ से होता था, हैंड रिटन होता था, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, कहाँ से आई, चाइना से आई। ठीक है, कहाँ से आई, चाइना से आई। फिर उसके बाद आप डिस्कस करोगे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, है ना, जिसको बनाने का जो आप कह सकते हो इंस्पिरेशन है, गुटेनबर्ग को कहाँ से मिला था, ऑलिव एंड वाइन प्रेस से। किससे, ऑलिव एंड वाइन प्रेस पे वो काम किया करते थे, और वहां से उनको आइडिया आया कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, एक प्रिंटिंग प्रेस बना सकता हूँ। और 180 कॉपीज 3 साल में पब्लिश कर दी गई थी, प्रिंट कर दी गई थी गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से। ये पहला रेवोल्यूशनरी स्टेप था। उसके बाद आप डिस्कस करोगे दैट इज सिलेंड्रिकल प्रेस बाय रिचर्ड हो। रिचर्ड हो ने क्या किया था, रिचर्ड हो ने इसको फर्दर इनोवेट किया था और इसमें सिलेंड्रिकल प्रेस लगा दिया था। क्या लगा दिया था, सिलेंड्रिकल प्रेस। और सिलेंड्रिकल प्रेस में ये खूबी थी, ये खासियत थी कि वो 8000 कॉपी पर आवर क्या कर सकता था, प्रिंट कर सकता था, 8000 कॉपीज पर आवर। ठीक है, उसके बाद आप डिस्कस करोगे ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। किसके बारे में, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। इसमें क्या था, प्रिंट इन 6 डिफरेंट कलर्स। ये जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस था बच्चों, ये 6 डिफरेंट कलर्स में क्या कर सकता था, प्रिंट कर सकता था, है ना, 6 अलग अलग कलर में, है ना। अब क्या हो गया, अब जो प्रिंट हो गया वो कलरफुल हो गया। कलरफुल होने से प्रेजेंटेशन बढ़ गया, है ना, लोग ज्यादा पढ़ने लगे। तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस को आप डिस्कस कर लोगे यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में आप डिस्कस करोगे इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, जो मॉडर्न डे प्रेस है हमारा, है ना। तो ये पूरा आंसर हो गया आपका। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली यही लिख दोगे, इतना ही लिखना है। आप ये सारे 6 पॉइंट्स लिखोगे और उनको इलेबोरेट कर देना 2-2 लाइन में। ठीक है, और आपका ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये इस तरह से इवोल्यूशन हुआ था। इस इवोल्यूशन को आप ध्यान रखिएगा, यहीं से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक एमसीक्यू में आ सकता है कि सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप किया, तो रिचर्ड हो ने डेवलप किया था। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की खासियत क्या थी, तो 6 डिफरेंट कलर्स में एट द सेम टाइम ये क्या कर सकता था, प्रिंट कर सकता था, है ना। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहां से आई, चाइना से आई। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले क्या पब्लिश किया, तो बाइबल को पब्लिश किया था, 180 कॉपीज इन 3 ईयर्स। इसको इंस्पिरेशन कहां से मिली, तो वाइन एंड ऑलिव प्रेस। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है ना। चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, या एमसीक्यू, है ना, हर जगह पे ये यूज हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे आते हैं हम।
अब पूछा हुआ है डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ बुक्स। पहले क्या पूछा हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब पूछ रहा है इवोल्यूशन ऑफ बुक्स, कि बुक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, बुक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हमें बताना है। इन यूरोप फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ चाइनीज पेपर एंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉनस गुटेनबर्ग। मतलब पूरे बुक का जो हिस्ट्री है, प्रिंट का जो हिस्ट्री है कि कौन सी बुक कब प्रिंट हुई, उसके बाद फिर इस तरह से आगे चलते हुए हमें बताना है ना। तो सबसे पहले जो बुक प्रिंट हुई थी चाइना में, दैट वाज अकॉर्डियन बुक। तो अकॉर्डियन बुक के बारे में आप बता देंगे, है ना। और अकॉर्डियन बुक क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए नॉर्मल प्रिंटिंग हो नहीं सकती थी, अकॉर्डियन बुक ही बनाना पड़ा उसके लिए। उसके बाद डायमंड सूत्रा, कौन सा, डायमंड सूत्रा, DIAMOND होगा, ठीक है। डायमंड सूत्रा जापान में पब्लिश हुई। उसके बाद जिग्जी एंड त्रिपिटकास, है ना, ये कहाँ पब्लिश हुए थे, कोरिया में पब्लिश हुए थे। उसके बाद ग्यूटेनबर्ग की बाइबल, ग्यूटेनबर्ग ने क्या प्रिंट की थी, सबसे पहले बाइबल प्रिंट की थी, है ना, 180 कॉपीज इन 3 ईयर्स। उसके बाद 95 थीसिस, उसके बाद क्या आया, 95 थीसिस मार्टिन लूथर का, है ना, कब आया था, 1517 में आया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पेनी चैप बुक्स, क्या है, पेनी चैप बुक्स, ये इंग्लैंड में आई थी। बिब्लियोथिक ब्लू, ठीक है, बिब्लियोथिक ब्लू, क्या है ये, बिब्लियोथिक ब्लू, ये कहाँ पे था, ये था आपका फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद है शिलिंग सीरीज, जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था तो वहां पे शिलिंग सीरीज को पब्लिश किया गया था, प्रिंट किया गया था फॉर कॉमन पीपल, फॉर मासेस। तो पेनी चैप बुक था, है ना, ये जो बिब्लियोथिक ब्लू था। और इसके बाद जो सीलिंग सीरीज था, ठीक है, ये किसके लिए था, फॉर लोअर क्लास, लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, इनके लिए इन चीज़ों को प्रिंट किया गया ताकि ये भी पढ़ सकें और अपने आप को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, है ना, एजुकेशनली वेल कर सकें, है ना। तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इन सारी चीज़ों के थ्रू ही आपको क्या लिखना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी बुक्स हैं मैंने उनको आपके साथ डिस्कस कर दिया है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लिखा हुआ है राइट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ यूरोप में, है ना, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट था, न्यू रीडिंग पब्लिक, न्यू रीडिंग पब्लिक का इमरजेंस हुआ। स्प्रेड ऑफ आइडियाज, आइडियाज स्प्रेड हुए। रिलीजियस इंपैक्ट क्या था उसको हम देख लेंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हुआ उसको हम देख लेंगे। और डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसको देख लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले लिखा न्यू रीडिंग पब्लिक, किसका इमरजेंस हुआ, नई रीडिंग पब्लिक का इमरजेंस हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई थी। प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो जो बुक्स थी उसका कॉस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये कैसे, पहले क्या होता था, कम बुक्स पब्लिश होती थी, है ना। जब बुक्स कम है और डिमांड ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है, तो चीजों की वैल्यू और जो महंगाई है वो ऑलरेडी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट जब हमारे पास सप्लाई ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू को मैच करना पड़ेगा, है ना, हमें कॉस्ट को मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से कॉस्ट डिक्रीज हो गया। अब जब कॉस्ट डिक्रीज हो गया तो सबके लिए क्या हुई, बुक्स अवेलेबल हुई। जब बुक्स सबके लिए अवेलेबल हो गई तो सब पढ़ने लगे, तो क्या इमर्ज हो गई, न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ स्प्रेड ऑफ आइडियाज, आइडियाज का स्प्रेड हुआ, है ना। जो भी प्रिंटेड मटेरियल था, बुक था, पेपर था, पैम्फलेट था, जर्नल था, ठीक है, न्यूज़पेपर था, कुछ भी था, है ना, उससे क्या हो रहा था, आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे। कौन से आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे, आइडियाज लाइक फिलोसफी, आइडियाज लाइक पॉलिटी, आइडियाज लाइक इकोनॉमी, सोसाइटी, है ना। फिलोसफी के ऊपर आइडियाज, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा था लोगों का, आइजैक न्यूटन वगैरह यहाँ पे अपने थॉट्स लिख रहे थे, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा था बच्चों, ये हो रहा था स्प्रेड ऑफ आइडियाज की वजह से। और ये इम्पैक्ट था किसका, प्रिंट रेवोल्यूशन का। उसके बाद है रिलीजियस इंपैक्ट। रिलीजियस इंपैक्ट में क्या हुआ था बच्चों, तो रिलीजियस इंपैक्ट में रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे बच्चों, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए थे, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने चर्च को और उनकी प्रैक्टिसेस को रीइवैल्यूएट किया। 95 थीसिस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में देखो तो पॉलिटिकल पैम्फलेट्स क्या किए गए, प्रिंट किए गए, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड हुए, है ना। और कई सारे रेवोल्यूशंस हुए, आपने पढ़ा होगा एज ऑफ रेवोल्यूशन, आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही क्या था, इम्पैक्ट था, ओके। लास्ट में है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। जो पॉपुलर लिटरेचर था, लाइक हमारा फोक टेल था, बैलेट्स थे, है ना, ये सारी चीजें भी क्या करी गई, प्रिंट करी गई। तो ये क्या था, अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट था प्रिंट टेक्नोलॉजी का या प्रिंट रेवोल्यूशन का, कहाँ पे, यूरोपियन सोसाइटी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को देख लिया है, राइट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, एमसीक्यू, मैंने सब डिस्कस कर लिया है। कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए और पढ़ने से ज्यादा लिखने पे फोकस करिए, क्योंकि मार्क्स किसके मिलने हैं, लिखने के मिलने हैं, ना कि पढ़ने के। कॉपी में आप जितना बेटर तरीके से लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।